जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। झारखंड में जितने मिनरल है सब यहाँ पर जिंदल, टाटा स्टील सभी की कंपनी है और उनको अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो वह मिनरल अधिक दिन तक उनके पास नहीं है और उनको मजबूरी है कि वही मिनरल को ऐसा टेक्नोलॉजी लगाए कि हम 100 साल 2 साल उसी मिनरल को आगे काम कर सकते। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी जिनका वर्कशॉप था 5 डे का और उन्होंने जो सबसे बड़ा मिशन लिया था AMPTIC 2022। झारखंड सरकार द्वारा सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को महीने में 100 यूनिट बिजली फ्री दिया जा रहा है। महीने में 100 यूनिट फ्री बिजली पाने के लिए आपको अपने घर में बिजली मीटर लगाना अनिवार्य है। अगर अभी तक आपने अपने घर में बिजली का मीटर नहीं लगवाया है तो आज ही अपने बिजली कार्यालय से संपर्क करें और अपने घर में बिजली का मीटर लगवा लें। बिजली का मीटर लगने के बाद आपको हर एक महीने 100 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद। यह क्या मिशन है इसके बारे में मैडम से पूछते हैं, उसके बाद सवाल जवाब करते हैं। सर, AMPTIC इसका फुल फॉर्म मैं पहले बताना चाहूँगी, एडवांसमेंट इन मिनरल प्रोसेसिंग। ये मिनरल जो होता है हमारा जो झारखंड है वो इसमें पूरा धनी है, तो हमें सबसे पहले स्टार्ट जो मिनरल बेनिफिशिएशन से करना है तो वो इसमें है। और उसमें एडवांसमेंट मतलब उसमें क्या न्यू टेक्नोलॉजी आई है। यहाँ आप देखिएगा एडवांसमेंट जो है मिनरल प्रोसेसिंग टेक्निक्स है, टेक्निक्स पे लिखा हुआ है AMPTIC टेक्निक्स इन आयरन एंड कोल। इस दो जो आयरन एंड कोल एरिया जो बहुत बड़ा एरिया है उसके बीच में इस मिनरल का जो एडवांस टेक्निक्स क्या है, तो इस पे जो हमने फोकस किया है उसका यही टारगेट था कि इस पे जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम हमारे वो स्टार्टिंग बहुत पहले से हो गया है, बट इसमें जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको हम कैसे अवेयर करेंगे, बाकी लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे अवेयर करेंगे। तो जो न्यू टेक्निक्स है वो कौन बता सकते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ पे वर्क कर रहा है। तो हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाएं, उनकी क्या प्रॉब्लम है वो यहाँ रखें और उसके ऊपर से हम लोगों ने प्रोफेसर्स जो थे इनको ये मंथन का विषय बना हमारा, उसमें पूरा हमारा डिबेट हुआ और ये चीज़ का कुछ निष्कर्ष निकला। हर टॉपिक का एक लेके निष्कर्ष निकला कि इस न्यू टेक्नोलॉजी को हमको कैसे आना है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बता रही हूँ, जो पहला हमारा इनॉग्रल सेशन में उत्तम सिंह सर ने बताया कि हमारा जो एरिया हम लोग सोचते थे जो कोल हमारा है वो जो इंडिया का कोल है उसमें बहुत ज़्यादा ऐश है और वो हमारे जो फर्नेसेस उसमें अच्छा से वर्क नहीं कर रहा है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो हमें बाहर से ऑस्ट्रेलिया से अपना कोल मंगाना पड़ता था। ये हमारा पहला दिन के सेशन का मैं बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर। अभी उनका कहना था कि हम उनकी टेक्नोलॉजी लेके और यहाँ के कोल पे वर्क कर रहे थे, बट ये हमारा उसी समय एक चैलेंज बड़ा आ गया कि हम अपने जो रिसोर्सेज, अपने जो मिनरल्स है उस पे हमारी टेक्निक्स होनी चाहिए। अगर हम उस अपने और को अपने टेक्निक से काम करेंगे तो हमारा बेनिफिट ज़्यादा होगा। और ये हमें उस निष्कर्ष से पता चला कि उस टेक्नोलॉजी को, उस कोल को वो अपने तरीके से टेक्निक्स लाए और वो बहुत बेनिफिट हुआ। जो एक वर्ल्ड वाइड मतलब बोला जा रहा है कि वो फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं ये कोल के वर्क को लेकर। तो ये एक बड़ा अपने जो वर्कशॉप है उसका एक बड़ा निष्कर्ष निकला। ये पहला दिन का था। आज भी ऐसे ही है। जिंदल जो हमारे जो स्पीकर्स थे, आज जो चीफ गेस्ट थे विमलेंद्र झा सर, उन्होंने भी बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी पे की बात की जिसमें गैसिफिकेशन प्रोसेस, हाइड्रोजन को लेके वर्क करने, ये 2-3 जो पॉइंट्स थे उन्होंने उस बात को रखा। जब एक विषय होता है, एक रिसर्च का एक विषय मिला और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये बहुत लोगों को, जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनको आइडिया मिलेगा, क्योंकि हमारे रिसर्च स्कॉलर यहाँ पर रहते हैं, उनको आइडियाज़ की कमी है। ये गैप इंडस्ट्री बता रहे हैं और हमारे रिसर्चर्स उस गैप को फिल करने का काम करेंगे उस पर वर्क करके। ये अपना मोटिव था, तो इसमें हम लोग सक्सेस है। थोड़ा बहुत एक स्टार्टिंग तो हमारी हो गई। थैंक यू। मैडम, यूरेनियम भी यहाँ मिलता है, उसके ऊपर भी रिसर्च के ऊपर स्कॉलर लोग कुछ बात डिस्कशन किया?
देखिए, सबसे अच्छा पॉइंट था कि यूरेनियम जब इंडस्ट्री गई तो हम लोग जो यूरेनियम पढ़ाते थे, अभी तो बीटेक लेवल और रिसर्च स्कॉलर हमारे ज़्यादा गए थे, हमारे जो पार्टिसिपेंट उसमें ज़्यादा थे। वहाँ पर जाके सभी डर रहे थे यूरेनियम बहुत ज़्यादा रेडिएशन के चलते हमें लंग्स इफ़ेक्ट होगा, ये वहाँ बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि आज हम जा रहे हैं हमारा इफ़ेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ जाके उनको पता चला कि अभी जो परसेंटेज इतना रिड्यूस हो गया है, लो ग्रेड का भी हो गया, बहुत ज़्यादा दिन से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अभी उसका लो लेवल वाला हमारा लो परसेंटेज वाला है 0.03 0.04। उसका प्रोसेसिंग जब हम करते हैं तो उसमें उतना रेडिएशन नहीं है। कुछ यार्ड में जब येलो केक जब हम बनाते हैं उस जगह पे थोड़ा सा रेडिएशन इफ़ेक्ट हो सकता है, बट वो मिनिमल है, ऐसा नहीं है कि बहुत हज़ार्ड है। बट वहाँ पर वर्क करना आसान है, वर्क किया जा सकता है, उसमें उतना रेडिएशन का इफ़ेक्ट नहीं है। वहाँ का रेडिएशन और आप रोड पे चल रहे हैं वहाँ का रेडिएशन एक जैसा ही होगा अप्रॉक्स, उनका वहाँ का बोलना था। तो बहुत लोग इस पे अवेयर हुए और वहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ कि लोगों को वहाँ जाके 3-4 रिसर्च जो पॉइंट है वहाँ पर से मिले। रिसर्चर को क्या चाहिए, जहाँ गैप है वो पता चले। तो वहाँ पर जाने से, वहाँ पर प्रोसेसिंग देखने से उन लोगों को 3-4 रिसर्च के आइडियाज़ मिले जिस पे किया जा सकता है। जो उनकी प्रॉब्लम थी और रिसर्च वाले उनको उस प्रॉब्लम को लेके अपना वर्क करेंगे और जो भी निष्कर्ष निकलेगा, अगर अच्छा निकला तो उसको पेटेंट करके आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लाइक वहाँ एमएन का जो डंपिंग यार्ड था वो एक वहाँ का प्रॉब्लम था। वहाँ एमएन का रिकवरी कैसे करें वो प्रॉब्लम था। तो आई थिंक बहुत लोगों को ये आइडिया मिला और मुझे लगता है कि अपने रिसर्च स्कॉलर मेटलर्जी वाले उस वर्क को करने का सोचेंगे, उस गैप को फिल करके, रिसर्च करके उस गैप को फिल करने का कोशिश करेंगे। यूरेनियम जिसमें टेक्नोलॉजी एक है कि आप वेपन बना सकते हैं, बम बना सकते हैं, और एक टेक्नोलॉजी है कि जो मेडिकल सर्विस में काम आता है, कैंसर पेशेंट के लिए रेडिएशन से सेक दिया जाता है। और यूरेनियम का एक तो काम होता है कि घड़ी में लगाया जाता है जिसका एक्यूरेसी पूरा 100% सेम होता है। तो यही टेक्नोलॉजी है जो एक चीज़ से 10 प्रकार का आपको उपयोग सिखाने का ही नाम है टेक्नोलॉजी। हमारे सर रंजीत सर है जो इस पूरे मिशन के जिन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप काम किया। उनसे पूछते हैं कि सर आयरन और कोयला जो बहुत इम्पॉर्टेंट है सर, इसमें बड़े बड़े जो उद्योगपति के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनका क्या सोच? सभी लोग ध्यान देंगे, जिनका जिनका बिजली का बिल बाकी है उनका कनेक्शन विभाग द्वारा अभियान चलाकर काटा जा रहा है। अगर आपका भी बिजली का बिल बाकी है तो इसे जमा कर दें, अन्यथा विभाग द्वारा आपका कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। अगर आपका बिजली का बिल ज़्यादा बाकी है और एक बार में पूरा भुगतान नहीं कर सकते हैं तो आप किस्त में भी अपने बकाये बिजली बिल को जमा कर सकते हैं। तो कनेक्शन कटने का इंतजार ना करें और आज ही अपने बकाये का आयरन, अयस्क और कोयला, ये दोनों का दोस्ती बहुत पुराना है, क्योंकि जब लोहा सबसे पहला भारत में ही बनता था, जो तलवारें बनती थी भारत में ही बनती थी पहले, बिना जंग लगने वाला लोहा भी भारत में ही बना पहला। लेकिन अभी जो डेवलप करते करते आज की जो टेक्नोलॉजी है, हमको लग रहा था ब्लास्ट फर्नेस टेक्नोलॉजी पूरे भारत में और दूसरे जगह भी यूज होता है, लेकिन दूसरे टेक्नोलॉजी भी अल्टरनेटिव रूट लोहा बनाने के हैं, जिसमें DRI रूट एक बोलते हैं, और अभी हाइड्रोजन से भी रिडक्शन करके और लोहा बनाने का है। तो अभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे उसमें से मुख्यतः जो जिंदल स्टील एंड पावर के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे विमलेंद्र झा जी, उन्होंने बताया कि ये इंडस्ट्री को आपस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोहा बनाते हैं तो लोहा बनाने से स्लैग मिलता है, उस स्लैग से सीमेंट बनेगा, और वो सीमेंट भी तो जो चूना पत्थर यूज करते हैं सीमेंट में, और इस प्रकार से पूरा एक सर्कल बने, और ये जो सर्कल बने तो हम इकोनॉमिकल वे में अपने चीज़ों को निकाल सकेंगे, प्रदूषण को कम कर सकेंगे, और जो हमारी आवश्यकता है
मेटल का या मटेरियल्स का उसको पूरा कर सकेंगे। सर तो इसमें कौन कौन कंपनी, क्योंकि टाटा स्टील के भी अपना R&D डिपार्टमेंट है और हमको लगता है कि जिंदल का भी होगा, तो क्या उनका जो साइंटिस्ट है जो R&D कर रहे हैं उनसे सर आप लोगों का कांटेक्ट हुआ या इस विषय में डिस्कशन हुआ? हाँ, पहले तो टाटा स्टील जब हम लोग उद्घाटन किए थे तो उसमें टाटा स्टील के आयरन मेकिंग के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्रीमान उत्तम सिंह जी वही थे। तो स्टूडेंट के समक्ष उस समय पहला दिन भी ये समस्या रखा था, मतलब जो काम टाटा स्टील कर रही है, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है और आगे कैसे लो ग्रेड आयरन का बेनिफिशिएशन करके यूज करना है, इस पर उन्होंने रखा था और उसका R&D डिपार्टमेंट इस पर काम कर रही है, क्योंकि भारत सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी पर साइन किया हुआ है। मतलब जीरो कार्बन इमिशन का मतलब होता है कि हम जितना कार्बन पैदा कर रहे हैं उतना ही उस कार्बन को फिर से हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट करें, ताकि जितना कार्बन जा रहा है वातावरण में उतना ही ऑक्सीजन में बदल जाए। तो इसको हम जीरो कार्बन इमिशन बोलते हैं। तो टाटा स्टील भी उस दिशा में काम कर रही है, शुरू की है। जिंदल भी शुरू कर रही है। अंगुल में जिंदल ने पहला पावर पॉइंट लगाया है जो DRI प्लांट है और जो सीधे सीधे कोयला उपयोग नहीं करती है, जो कि पारंपरिक तरीका में होता है, तो उसका क्वालिफिकेशन बोलते हैं, गैसिफिकेशन बोलते हैं। वो कोल गैस बना करके उसका उपयोग कर रही है, जिससे कि प्रदूषण बहुत कम होता है। कोल गैस बनाना है तो गैस बनाने में सर उसको हीट दिया जाता होगा, तो उससे भी तो ऐसा क्या टेक्नोलॉजी है कि जो मतलब हीट देने के बाद वो मतलब वो जो गैस है जो वातावरण में जो फैल रहा है उसको रोका जाए, एक टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? वास्तव में कोयला को एनर्जी पाने के लिए उसमें ऑक्सीजन देना ही पड़ेगा और वो CO2 बनाएगा ही, इसके बिना वो ऊर्जा देगा नहीं। तो जैसे मीथेन गैस होता है, तो मीथेन गैस में कार्बन और हाइड्रोजन से मीथेन गैस होता है जो कोयला के दरारों के बीच फंसा रहता है। एक तो वो हुआ जो नेचुरल गैस, उसको कलेक्ट करते हैं और उस कॉइल के बीच में फंसे हुए गैस से बनाते हैं। उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए कार्बन ऊर्जा देता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिल करके वाष्प बनाता है। तो वो जैसे कि हम लोग नेचुरल गैस से बस चलाते हैं, बाकी करते हैं, वही टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक क्वालिफिकेशन और गैसिफिकेशन एक अलग टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि बंद चैम्बर में हम कोयला को जलाते हैं, में करते हैं आयरन से। तो Fe2O3 जो है वो फिर से कन्वर्ट रिडक्शन करने में रिडक्शन के लिए उसका उपयोग करते हैं। बहुत अच्छा जी सर। क्या उसमें जिंदल पेटेंट किया है कि और भी इंडस्ट्री के साथ वो शेयर कर रही है? बहुत अच्छा चीज़ नहीं, वो टेक्नोलॉजी तो ओपन है, टेक्नोलॉजी में कई लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल रूप में, मतलब जो इंडस्ट्री में उपयोग कर रहा है वो पहला जो है अंगुल ही कर रहा है और विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्री उस टेक्नोलॉजी से आयरन बनाने वाला वो मतलब जिंदल स्टील। बहुत अच्छा है कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा एक तो मील का पत्थर साबित होगा। हाँ, वो इन्वायरमेंटल जो प्रदूषण है वातावरण का वो सब बहुत बहुत कम हो जाता है। मैडम इतना अच्छा प्रोग्राम जो आप करवा रहे हैं AMPTIC, ये प्रोग्राम और इंटरनेशनल लेवल पे हो, इसके लिए क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? सर सबसे पहला तैयारी तो हमारा जो हो गया है, मैंने पहले मिनरल्स पे किया है, मिनरल से एक बैकग्राउंड रेडी हो गया है हमारा, और एक्सपेक्टेशन भी हमारे स्टूडेंट्स के बढ़ गए हैं कि इसको इंटरनेशनल लेवल में भी देखना चाहते हैं, तो अब बाहर के भी स्पीकर्स को सुनना चाहते हैं। तो हमने ये की शुरुआत कर दी है, जो 2 और 3 जून को हम लोग एक इंटरनेशनल वर्कशॉप नहीं कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें कॉन्फ्रेंस होता है कि दोनों में एक डिफरेंस है कि वर्कशॉप में हम ट्रेनिंग देते हैं और जो कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें वर्क चल रहा है वो अपने वर्क को बताते हैं। तो ये दोनों का अपना बहुत अच्छा रोल रहता है, क्योंकि एक तो आपने ट्रेनिंग दे दिया और दूसरे जो काम चल रहा है, रिसेंट जो वर्क चल रहा है, उसको हम जानते हैं कि अभी किस जगह पे कौन से पर्सन क्या वर्क कर रहे हैं। तो ये दोनों इंतज़ाम NIT जमशेदपुर ने किया हुआ है, जो पहले मिनरल्स पे किया, उसके बाद मिनरल्स से जब हम जो मेटल निकाले उस मेटल के ऊपर में नेक्स्ट अब हो रहा है। तो ये हमारा 1 साल का ये मेरा टारगेट है कि ये दोनों हो जाए, जो अभी दिसंबर तक ये हो गया एंड नेक्स्ट 23 का ये प्लान है। और दिसंबर तक एक हम इंटरनेशनल वर्कशॉप के लिए भी हम ट्राई करेंगे, जो अभी हम प्लानिंग में नहीं है, बट अभी आपने बताया तो मेरे को एक आइडिया और भी आ गया कि हम इंटरनेशनल स्पीकर्स जो है उनको भी ऐड करें इस प्रोग्राम में। जो हमारा नेशनल लेवल का वर्कशॉप था वो इंटरनेशनल लेवल का भी वर्कशॉप हो जाए।
सर एक बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे मन में आ रहा था कि झरिया जो कोयला सर आज भी जल रहा है अंग्रेज के समय, उसमें सर वहाँ के गवर्नमेंट मतलब वहाँ से कंसल्ट या आप लोग भी कभी इंटरेस्ट की कि कोयला को कैसे करके वो आग को रोका जाए, इसके ऊपर कभी चर्चा हुआ है सर? वो जो झरिया में जो कोयला जल रहा है, वास्तव में कोयला में सल्फ़र होता है, यहाँ के कोयला में सल्फ़र ज़्यादा है। तो केवल झरिया का प्रॉब्लम नहीं है, वो अंगुल का भी प्रॉब्लम है। अंगुल में क्या होता है कि जब कोयला अंदर में नहीं जल रहा है, लेकिन जब वो कोयला को बाहर निकाल करके रखते हैं और अगर हम दम को 4-5 दिन छोड़ दें तो आग लग जाता है उसमें, इसलिए उसको पानी से भीगा कर रखना पड़ता है। पानी का भी खर्चा होता है। हाँ, तो वहाँ का एक अलग प्रॉब्लम है। यहाँ का है कि अंदर में ही आग लगा हुआ है और उसको रोकने का बहुत तरीका अपनाया गया है, लेकिन बहुत सक्सेस नहीं हुआ है। लेकिन जो अभी सक्सेस है, 2 तरीक़ा से उसको करना चाह रहे हैं कि वहाँ जो गैस है जो जल रहा है वही कोयला को फिर जला देता है। तो उस गैस को निकालने का काम शुरू हुआ है। ONGC ने वहाँ पाइप बैठाया है, वहाँ से गैस निकल रहा है और जो कोयला के दरारों से उस गैस को निकाल लेने से वो जो गैस सब निकलेगा तो निश्चित रूप से कोयला का जलना कम होगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि कोयला को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो अभी जो टेक्निक अपनाया जा रहा है वो अपनाया जा रहा है कि उसके ऊपर मिट्टी ये करके और वेजिटेशन, ताकि पानी हवा अंदर जा नहीं सके। जिस प्रकार फायर ब्रिगेड में जो नियम कानून होता है उसी को लागू किया जाए। तो उसमें हवा अगर अंदर नहीं जाएगा तो कोयला फैलेगा नहीं जलना। तो दरारों को ऊपर से अगर हम मिट्टी दे करके पूरा वेजिटेशन ये कर दें तो सरफेस बाहर का हवा अंदर नहीं जाएगा तो वो आग लगना कम हो जाएगा। हम कम कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जो जल चुका है, जहाँ धंसने का संभावना, उसमें सुरक्षा बरतना चाहिए। उसका उपाय नहीं है हमारे पास। बगल में एनएवल है, यूसीएल है, इधर आपको मिनरल है, सेल है, टाटा है, जिंदल है। ये टेक्नोलॉजी का सबसे अधिक खरीदार और सबसे अधिक उपयोग अगर सबसे पहले कोई करेंगे तो यहाँ के इंडस्ट्रियल करेंगे। और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार धातु का प्रयोग हड़प्पा संस्कृति से स्टार्ट हुआ और अभी हम आधुनिक युग में हो गए और इसके बाद भी कोई सभ्यता आएगा तो उसे भी यह धातु का प्रयोग अवश्य मिलेगा, क्योंकि NIT जमशेदपुर इसमें बहुत अधिक मेहनत कर रहा है। और हमें लगता है कि आने वाले समय में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में और भी कुछ अच्छा चीज़ निकल के आएगा। AD लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।